वेरी गुड मॉर्निंग। हम बात करेंगे यार चैप्टर थर्ड हमारे पास जो है वो बात करता है साहब SCRA एक्ट 1956 की। हमको पढ़ना है यार सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। याद रखना, भले ही यहाँ पे वर्ड रेगुलेशन लिखा है बट ये एक्ट जो बनाया गया था वो बनाया गया था पार्लियामेंट में। ठीक है, और हमें क्या पढ़ना है, और हमें पढ़ना है इसके साथ में रूल्स, राइट, जो बनाए गए थे 1957 में। और रूल्स किसके द्वारा बनाए गए थे ये आपको पता है साहब। रूल्स कौन बनाता है हमेशा? सेंट्रल गवर्नमेंट। चल, तो ओवरऑल हमें पढ़ना क्या क्या है, तो आपके पास जो कंटेंट है वो आपके पास स्टडी मटेरियल वाला ये पूरा का पूरा कंटेंट है कि भाई किस तरीके से SCRA क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव, नॉन एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 28 की बात करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमको ये सारे के सारे रेगुलेशन वाइज हमको पूरा का पूरा पढ़ना है, ये इधर जाएगा, राइट। चल, सिक्योर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कौन कौन से हमें एक्ट या रेगुलेशंस या सेबी के द्वारा बातें हमें पढ़नी है वो यहाँ से कंटेंट आने वाला है। बट इसके पहले हम बात करें यार कि साहब, पहले हम बात करते हैं SCRA एक्ट में कि ओवरऑल एक्ट में क्या क्या है हमारे पास, बहुत ध्यान से। तो SCRA एक्ट में 1956 में तो एक्ट आया था। अगर हम टोटल सेक्शंस की बात करें तो छोटा सा एक्ट है और इसमें मात्र 32 सेक्शंस ही है हमारे पास में। लेकिन ये 32 सेक्शंस का जो वाइफिकेशन है कि कौन से सेक्शन कौन से टॉपिक में है, तो प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 एंड 2 है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की बात जब आएगी तो यहाँ पर सेक्शन 3 से लेकर 22F तक प्रोविजंस हैं। पेनल्टीज एंड प्रोसीजर की बात आएगी। राइट, तो यहाँ पर आपके पास सेक्शन 23 से लेकर 26E तक प्रोविजन है। एंड लास्ट है मिसलेनियस पार्ट। यहाँ पर सेक्शन 27 से लेकर 32 तक सेक्शन है। ओवरऑल देखें साहब तो बहुत कम सेक्शंस हैं, बट यहाँ पर 23A B C D वो जमाने भर के सेक्शंस हमको पढ़ने हैं। प्लस यहाँ पर पढ़ना है सब SCRA का रूल बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ओवरऑल बात करें कि भाई टोटल हमारे पास कितने रूल्स हैं, तो वो रूल हैं 1 से लेकर 21 तक। सारे के सारे रूल काम के नहीं हैं, बट फिर भी बहुत सारे रूल काम के हैं। अब रूल नंबर 3 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 13 हुआ, 19 हुआ, तो ये सारे के सारे रूल्स का हमको पढ़ना है। तो ये ओवरऑल एक्ट का ओवरव्यू है कि भाई चल, इसके बाद हमें बात करनी है साहब अपना एक्ट की ओवरऑल एक्ट में कंसेप्ट क्या क्या है। बहुत ध्यान से सब हमने बात करी है 1956 वाला हमारे पास एक्ट है, बट ये एक्ट कब से एनफोर्सेबल है साहब? ये है आपका 1957, राइट। तब से एक्ट एनफोर्सेबल है हमारे पास में। अगर हम स्पेसिफिक डेट की बात करें यार तो 20 फरवरी 1957 से ये एक्ट प्रैक्टिकली लगना चालू हो गया था, राइट। चल, सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव एंड प्रीएम्बल। उद्देश्य क्या है ये एक्ट लाने के पीछे? द प्रीएम्बल ऑफ SCRA एक्ट रीड एज अंडर एन एक्ट टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन। ये एक्ट सबसे पहला काम क्या है इसका कि भाई इसको जो भी सिक्योरिटी मार्केट में अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन, गलत तरीके से ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं, बाय रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ डीलिंग देयरइन, बाय प्रोवाइडिंग फॉर सर्टेन अदर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। मेन इनका काम क्या है कि भाई सुचारू रूप से काम चलता रहे और कोई गलत तरीके से बिजनेस
ना हो सिक्योरिटी मार्केट में, ये इनका काम है विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक एक्सचेंज के लिए। चल, तो ओवरव्यू की बात करें, ये इनेक्ट किया गया था किसके द्वारा यार? पार्लियामेंट के द्वारा, राइट। SCRA एक्ट 1956 वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। किसको रेगुलेट करना है? सबसे पहली बात तो है यार स्टॉक एक्सचेंज के लिए। याद रखना, जितने भी यहाँ पर रूल्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे सब स्टॉक एक्सचेंज के रिस्पेक्ट में। बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक्ट में सारे के सारे सेक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लगेंगे। कुछ कुछ प्रोविजन कंपनीज के ऊपर भी लगने वाले हैं। सिक्योरिटीज ट्रेडिंग एंड प्रिवेंट करना है अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली इस पर्पस के लिए इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। Why was it enacted? To control speculative trading and prevent market manipulation. ऐसा काम नहीं होना चाहिए। दूसरा, to regulate stock exchange and ensure fair dealing in securities। और भाई ये वाला हरदम चलता रहता है कि भाई इन्वेस्टर्स को हमें बचाना है फ्रॉम फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, राइट। तो ये एक्ट के 3 तरह के काम हैं कि भाई एक तो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जो चल रही है साहब उसको रोकना है, मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है साहब उसको हमें बंद करना है, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड एंश्योर फेयर डीलिंग इन सिक्योरिटीज, और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। कब एनफोर्सेबल हुआ था? बहुत ध्यान से, ये एक्ट की डेट है, राइट। ये रूल्स की डेट नहीं है, ये एक्ट की डेट है। 20 फरवरी 1957 से ये एक्ट लगना चालू हुआ था। प्रियम्बल। The object of this bill is to provide for the regulation of stock exchange and transaction in securities to prevent undesirable speculation। सब ऐसा स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए जो दुखदाई हो। किसके लिए? इन्वेस्टर्स के एंगल्स के लिए, सिक्योरिटी मार्केट के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं? पहला, रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को कि भाई आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो गलत कार्य हो। सेकंड, प्रिवेंटिंग स्पेकुलेटिव एंड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना। एंश्योरिंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बाय ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी टू सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, ये काम आपको करना है कि भाई इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है। प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये रूल्स बनाए गए हैं, ये रूल्स बनाकर इन्होंने किसको रास्ता दे दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्योंकि भाई रूल्स जो बनाता है वो कौन बनाता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन्होंने इस तरीके से रास्ता दे दिया कि भाई स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न कैसे करना है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर है, राइट। चल, ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ SCRA। SCRA lays down the rules and the procedure for, काहे के लिए? रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी। तो भाई रिकॉग्निशन के लिए से फॉर एग्जांपल हमारे पास सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, सेक्शन 5 है, जो पूरे के पूरे बात करते हैं कि भाई कल के दिन अगर कोई नया स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करना है, कंट्रोल करना है, तो किस तरीके से होगा, क्या क्या कंसेप्ट फॉलो करना है, कौन से फॉर्म में अप्लाई करना है, कितनी फीस देनी है। तो ये सारी की सारी चीजें सेक्शन 3, 4, 5 में लिखी हैं। अगर किसी कंपनी को अपने इक्विटी शेयर्स को लिस्टिंग करानी है या बेसिकली सिक्योरिटीज को लिस्टिंग करानी है, सिक्योरिटीज शब्द की डेफिनेशन बहुत वाइड है और ये डेफिनेशन हम हर जगह यूज करते हैं, तो इसका सेक्शन नंबर कंपलसरी याद करना है, सेक्शन 2 क्लॉज H, बराबर है। तो भाई सिक्योरिटीज की डेफिनेशन कहाँ लिखी है यार? ये डेफिनेशन लिखी है सब सेक्शन 2H में, बराबर है। सेक्शन 2H, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। थर्ड, ऑपरेशंस ऑफ ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स इन बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है ट्रांजैक्शन, और प्रिवेंट करना है अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी मार्केट। ये इसी बेसिकली इसके लिए इन्होंने रूल्स एंड प्रोसीजर पार्ट ड्राफ्ट किया है कि किस किस तरीके से काम होगा। गवर्नमेंट कंट्रोल अंडर SCRA,
रिकॉग्निशन, रेगुलेशन, सुपरविजन किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी के द्वारा। कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज, डिफाइनिंग व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड एंड लीगली एनफोर्सेबल, किस किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हैं, राइट, लीगली एनफोर्सेबल है, वो बताए हैं। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, एंश्योर फेयर लिस्टिंग नॉर्म्स एंड कंप्लायंस बाय द कंपनी, राइट, सब फेयर लिस्टिंग नॉर्म्स फॉलो करना है और कंप्लायंस करना है, किसको? कंपनी को। ये भी तरीका बताया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल नहीं किया गया है, कंपनी को भी कंट्रोल किया गया है। हम जब पढ़ेंगे साहब तब हम बात करेंगे यार रूल 19 की, कि भाई रूल 19 की, रूल 21 की, तो ये सारी चीजें यहाँ गवर्न करती हैं कि भाई लिस्टिंग नॉर्म्स कैसे होना चाहिए, पब्लिक शेयर होल्डिंग क्या होना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें हमको यहाँ पर पढ़नी है। आगे, कंप्लायंस विद द लिस्टिंग रेगुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज को कंप्लाई करना है गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉग्निशन, मतलब जो रूल्स फ्रेम करे गए हैं वो रूल्स के हिसाब से रिकॉग्निशन लो यार आप। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज फॉलोज द एससीआरए रूल्स 1957 which lays down the minimum listing criteria, right? हम जब बात करेंगे रूल 19 में तब यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि मिनिमम लिस्टिंग क्राइटेरिया वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज फ्रेम देयर ओन लिस्टिंग रेगुलेशन इन लाइन विद द गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज खुद के लिस्टिंग रेगुलेशंस को फ्रेम आउट करने वाला है। चल, तो ये एक्ट कब आया? 1956 एक्ट लगना कब से चालू हुआ? 20 फरवरी 1957 से, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है? रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को एंड लिस्टिंग ट्रेडिंग को, सिक्योरिटीज जो ट्रेडिंग वाली हैं उनको करता है। अथॉरिटी कौन है यार? दोनों है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेबी है। कौन कौन से एरिया कवर करेगा भाई स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन देने का? जो भी सिक्योरिटीज वाले कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं या लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, 3 ब्रॉड एरिया को ये कवर करता है। रूल्स कौन कौन से हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए? तो भाई एससीआरए रूल्स 1957 यहाँ पर आने वाले हैं, राइट। तो एससीआरए एक तरीके का बैकबोन वाला काम करता है फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशन इन इंडिया, राइट, फेयर ट्रेडिंग का मौका देता है। चल, अब कौन कौन से यहाँ पर एक्ट लगेंगे या हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें, एससीआरए एक्ट 1956 बर्ड आई व्यू, ध्यान से हम बात करेंगे साहब कंटेंट की। ये एक्ट में हमें क्या क्या मिलने वाले हैं, कौन कौन से सेक्शन के बारे में जिक्र होने वाला है, किस किस टॉपिक के बारे में हमें बात करनी है, उसकी हम बात करेंगे। से फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज कैसे करना है वो यहाँ बताया है। डी रिकॉग्नाइजेशन मतलब आपको जो हमने मान्यता दी थी, आपको जो हमने अप्रूवल दी थी स्टॉक एक्सचेंज की तरह काम करने की, सब वो हम वापस ले लेंगे सेक्शन 5 में। ये सेक्शन 3 में दिया था, राइट। तो ये अलग अलग तरीके के इन्होंने प्रोविजन बताए हैं। कॉर्पोरेटाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, राइट, 4A 4B में। प्रिस्क्राइब्ड पावर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बताई है, सेबी की बताई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बताई है, तीनों की पावर बताई है। भाई इनको पावर क्या है? डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज के लिए अलग से आपको बताया गया है। पेनल्टीज, प्रोसीजर्स, पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, राइट टू अपील टू सेट अगेंस्ट रिफ्यूजल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अगर स्टॉक एक्सचेंज ने मना कर दिया तो आप सेट के सामने जाएंगे अपील फाइल करने के लिए। तो बहुत सारे तरीके के कॉन्सेप्ट हमें यहाँ मिलने वाले हैं। तो एससीआरए में हमने थोड़ी सी बात ये करी है कि भाई किस किस मैटर के बारे में हम जिक्र करेंगे एससीआरए एक्ट में, वो अपन ने बात करी है। अब रेगुलेशन रूल्स मेड अंडर द एससीआरए, देखो एक तो है एक्ट जो 1956 वाला है, यहां पर हमको पढ़ना है। एक हो गया आपका एससीआरए रूल्स 1957, देखो याद करना कितना इजी है। ये एक्ट है तो 1956 है, ये रूल्स है 1957, नाम पूरा सेम है। फिर और क्या पढ़ना है हमको? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2018, ये किसने बनाया? सेबी ने। ये किसने बनाया? पार्लियामेंट ने।
ये किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फिर एक और क्या है यार, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिंग पेनल्टी रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, और सिक्योरिटी अपील टू सेट रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर इतनी सारी तरीके का हमको लीगली पढ़ना है कि भाई जो कहाँ से प्रोविजन मिलेंगे आपको, तो वो 5 तरीके के प्रावधानों से आपको प्रोविजन मिलने वाले हैं। चले थोड़ी सी सबके बारे में 4 लाइनें बात कर ले। सबसे पहली एक्ट की बात। The SCRA Act 1956 was enacted to regulate stock exchange trading of securities in India, ensuring fair protection, fair dealing, market transparency वगैरह वगैरह मिलती रहे समय समय पर। रूल्स की बात करें, पर्पस क्या है? इम्प्लीमेंटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ SCRA। अरे भाई रूल्स क्या करता है, क्या करना है ये बताया आपको, कैसे करना है वो कहाँ रहता है आपका रूल्स में, क्या करना है सब आपको रिकॉग्निशन लेना है, कैसे लेना है वो कहाँ लिखा है आपको रूल्स में। प्रोसीजर बताया है फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। पीरियोडिक रिटर्न्स कौन कौन से फाइल करने हैं, एनुअल रिपोर्ट सबमिशन बाय RSE, इंक्वायरी प्रोसीजर इनटू द अफेयर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड देयर मेंबर, रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है कहां से, रूल्स से। फिर SCRA रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन 2018 वाला इशूड किसने करा यार, सेबी ने इशू करा है भाई। पर्पस क्या है, गवर्न करना है रिकॉग्निशन, ओनरशिप, गवर्नेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, इसको आपको गवर्न करना है, इस पर्पस के लिए बताया है। की प्रोविजंस, रेगुलेट करना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, राइट। इसको रेगुलेट करना है, स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है ये, प्रिस्क्राइब करना है एलिजिबिलिटी एंड ओनरशिप रिक्वायरमेंट, एंश्योर करना है रिस्क मैनेजमेंट इन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो आपको ये कंसेप्ट है यहां पर। फिर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज रूल्स 2005, अगेन किसने बताया यार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इशू किसने करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। पर्पस, laying down the procedure for inquiries and penalties under section 23A to section 23H। ध्यान से देखो 23A है, 23B है, C, D, E अप टू कहां तक है यार 23H, मतलब नया सेक्शन क्रिएट नहीं करा, वो 23 सीरीज में ABCD घुसा दिया इन्होंने। प्रोविजंस, प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरीज अगेंस्ट वायलेशंस, ये बताया है। गाइडलाइंस फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज ऑन ऑफेंडर्स, ये बताया है। कवर ऑफेंसेस लाइक फ्रॉडुलेंट ट्रेड्स, फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, नॉन कंप्लायंस विद स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन, ये चीज यहां पर बताई है। SCRA अपील टू सेट रूल्स 2000, पर्पस प्रिस्क्राइबिंग द प्रोसीजर फॉर अपील्स बिफोर सेट, की प्रोविजन, टाइमलाइंस बताई हैं और प्रोसेस बताया कि भाई अपील अगर फाइल करना है किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ काम करा या सेबी ने कुछ काम करा, सेबी ने कोई ऑर्डर दिया, तो आपको सेट के सामने अपील करना है, किस तरीके से करना है, कितने वक्त में करना है, वो सब चीजें यहां पर बताई गई हैं। एंश्योर अ फेयर अपील मैकेनिज्म फॉर अग्रीव्ड पार्टी, अगर कोई बेचारा पीड़ित पक्षकार है, अग्रीव्ड मतलब जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में डिसीजन आया है उस पार्टी को हम क्या बोलते हैं, अग्रीव्ड। बराबर, डिसीजन अगेंस्ट में आया है उस पार्टी को हम क्या बोलते हैं यार, एग्रीव्ड पार्टी। और सेट को उन्होंने जमाने भर की पावर दी है कि भाई आप स्टॉक एक्सचेंज के डिसीजन को चेंज करने का आपको अधिकार है, राइट। चलो तो कुल मिलाकर ये वाला एक्ट, ये वाले रूल्स रेगुलेशंस की हमको बात करनी है। एक फटाफट स्नैपशॉट देख ले
कि भाई ये रूल्स जो पढ़ने हैं हमको, ये पर्पस है किसने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये रेगुलेशन किसने बनाया भाई, सेबी ने, और ये रूल्स किसने बनाया यार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ओवरऑल ये कंसेप्ट हमको पढ़ना है। चल अब सेक्शन 28 ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बराबर है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन कौन सा है यार, 28। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ SCRA सेक्शन 28, हु इज एग्जेम्प्ट। कौन एग्जेम्प्ट है वो बताएं साहब आप, किस किस पर SCRA के प्रोविजन नहीं लगेंगे। बहुत ध्यान से याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से SCRA का पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन सेक्शन 28 है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चलो बहुत ध्यान से, इन्होंने बोला while the SCRA Act is crucial for regulating securities and stock exchange, बहुत जरूरी है साहब ये सिक्योरिटीज को कंट्रोल करने के लिए एंड स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए, फिर भी सेक्शन 28 ने क्लैरिफाई किया है सर्टेन एंटिटीज को और सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स को कि भाई आपको हमने एग्जम्प्ट किया है फ्रॉम दिस प्रोविजन। बहुत ध्यान से, हमने किसी किसी एंटिटीज को एग्जम्प्ट किया है कि भाई आपने किसी भी तरह की सिक्योरिटीज इशू की है, you need not to comply with the rules and regulations as prescribed under the SCRA, right? या फिर आप एंटिटी कौन हो हमें इससे मतलब नहीं, आपने ये वाले अगर इंस्ट्रूमेंट इशू करे हैं, राइट, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यू नीड नॉट टू कंप्लाई दी SCRA प्रोविजन। तो यहाँ पर दो तरह की बात करी गई है, कुछ कुछ एंटिटीज को एग्जम्पशन दी है, राइट, कि आप अगर एंटिटी हो, आपने इंस्ट्रूमेंट कौन सा इशू करा उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट, और यहां पर आप एंटिटी कौन सी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर इंस्ट्रूमेंट एग्जम्प्ट वाला इशू करा है, 10(2) आपके ऊपर प्रोविजन नहीं लगेगा, राइट। बहुत ध्यान से, अब सबसे पहले हम बात करेंगे यार एग्जम्प्टेड एंटिटीज के ऊपर। द फॉलोइंग आर नॉट गवर्न बाय द SCRA, राइट। बहुत ध्यान से भाई, SCRA फॉलो करना पड़ेगा तो जमाने भर की कंप्लायंस करो, डिस्क्लोजर पार्ट दो, ये एक लिमिट फॉलो करो। बट आपके ऊपर अगर 28 में बोल दिया है, सेक्शन 28 में बोल दिया है, तो इन दैट केस आप फ्री हो SCRA से। चलो, तो सबसे पहली एंटिटीज कौन है यार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया, खुद ही बनाओ, खुद ही एग्जम्पशन पाओ। सिंस इट प्लेज अ रेगुलेटरी रोल, इट डज नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ दिस एक्ट। क्योंकि ये इसको रेगुलेट करता है, तो उन्होंने खुद को एग्जम्प्ट कर रखा है कि भाई हमारे ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगता है। ये हुआ एक बात। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीइंग द कंट्री सेंट्रल बैंक, RBI के खुद के रेगुलेशन है। जब खुद के रेगुलेशन है तो भाई उसको SCRA की बात नहीं माननी है। तीसरा, लोकल अथॉरिटीज इंस्टीट्यूशन लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ SCRA, इनको भी फॉलो नहीं करना। मतलब इन्होंने जो सिक्योरिटी इशू करी है साहब, उसके लिए हमें टेंशन नहीं पालना। क्यों? क्योंकि एंटिटी को ही एग्जम्प्ट किया है। कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश बाय स्पेशल लॉ, अगर स्पेशल लॉ के द्वारा कोई कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश किया गया है तो लॉ ने बोला उसको भी हमने एग्जम्पशन दी है कि भाई आपके ऊपर भी ये प्रोविजन नहीं लगेंगे। से फॉर एग्जांपल एंटिटीज सच एज LIC का खुद का एक्ट है, उनके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। सेकंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके ऊपर क्योंकि ये खुद के एक्ट में फॉलो करते हैं तो इनके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगने वाला है, राइट। याद रखना यार, सेक्शन नंबर याद करके जाना है, दैट इज कॉल्ड सेक्शन नंबर 28। exempted financial institutions, the following financial institutions, the following exempted financial instruments की बात है, राइट। चल, तो भाई इंस्ट्रूमेंट्स कवर्ड नहीं है SCRA के पावर में। पहला,
कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट कवर नहीं है? फर्स्ट बोला यार कन्वर्टेबल बॉन्ड या शेयर वारंट। अगर आपके इंस्टीट्यूशन ने, आपकी कंपनी ने, आपका किसी ने भी अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करा है, क्या इशू करा है? कन्वर्टेबल बॉन्ड, उस पर एससीआरए एक्ट नहीं लगता। या आपने शेयर वारंट इशू करा। शेयर वारंट मतलब आपको भविष्य में शेयर लेने का राइट है। वारंट का मतलब होता है अधिकार, राइट। और क्या लेने का राइट है आपको? इक्विटी शेयर लेने का राइट है। These are investment tool that allow investors to convert them into shares at a pre-decided price, right? लॉ ने बोला साहब ये एक इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं जो इन्वेस्टर्स को पावर देते हैं कि आप आज की प्राइस जो पहले से डिसाइडेड प्राइस है उस पर भविष्य में कन्वर्ट कर लो। सिंस देयर नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर सिक्योरिटीज, इसलिए इनको एग्जम्प्ट कर दिया गया है। किस किस को एग्जम्प्ट किया है? कन्वर्टेबल बॉन्ड को एंड शेयर वारंट को। दूसरा, स्टॉक ऑप्शंस एंड राइट इशू की बात है। अच्छा, ये बात कर रहा है ईसॉप की। इफ द कंपनी इशू राइट इशू ले आया, या ऑप्शन बेस्ड मतलब ईसॉप की बात कर रहा है, बेस्ड ऑन अ प्राइस फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशू, जिसमें प्राइस फिक्स की गई है किस टाइम पर? इशू करते टाइम पर। दे आर नॉट कवर्ड अंडर द एससीआरए, तो वो कवर्ड नहीं है। सीधी बात है। अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों केस में डिसाइड पहले करी गई है प्राइस, राइट? तो वो कवर्ड नहीं है। कहां पर यार? एससीआरए में। एग्जाम्पल, सपोज अ कंपनी इश्यूज अ स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। किसी कंपनी ने सब स्टॉक ऑप्शन प्लान लाया, किसके लिए यार? फॉर एम्प्लॉइज, allowing them to buy shares at ₹100 in the future। भविष्य में आप 100 रुपए में शेयर लोगे। इवन मार्केट प्राइस राइज हुआ कहां तक? 150 रुपए तक। सिंस द प्राइस वाज प्री डिटरमाइंड, दिस इंस्ट्रूमेंट इज आउटसाइड द एससीआरए ज्यूरिसडिक्शन, राइट? ये वाली प्राइस, क्योंकि प्राइस पहले से डिसाइडेड है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इज आउटसाइड द एससीआरए ज्यूरिसडिक्शन। करेक्ट? चले, और थर्ड है स्पेशल एग्जम्पशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर टू एक्सक्लूड सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट। कुछ कुछ तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को वो एससीआरए में हटा देगा। क्यों? अगर वो जरूरी है किसके लिए? प्रमोटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, तो वो हटा देगा। मतलब ओवरऑल कंपनी, कंट्री के लिए जरूरी है, राइट? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। सब भारत के लिए जरूरी है, इस पर्पस के लिए हम वो रिस्ट्रिक्शन हटा देंगे। यह बूस्ट कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, if a government wants to encourage foreign investment, it may declare that certain stock market transaction like FCCB will not be subject to SCR। ऐसा बोला नहीं है, बोल सकता है अगर उनको लगता है कि फॉरेन मार्केट भारत में डेवलप करना है तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो यहाँ बात की गई है। तो अगर हम लिखना चाहें, भाई देखो, सबसे पहली बात तो यार सेक्शन कौन सा है यार? सेक्शन है 28, और सेक्शन 28 में क्या बोल रहा है? नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एससीआरए, बराबर है। तो भाई एससीआरए एप्लीकेबल नहीं होगा। हमने इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, एग्जम्प्टेड एंटिटीज,
दूसरा, exempted financial instruments, तीसरा, special exemption by central government. बराबर है। तो तीन तरह की अपन ने एग्जाम्शन की बात करी है। चलिए वन बाय वन और देखें। यहां पर हमने कवर करा है साहब आपको किस किस एंटिटी को एग्जम्प्ट किया है। इनकी बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट। इन्होंने बोला है साहब कि यहां पर इन्होंने अलग से एंटिटी को एग्जम्प्ट करा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करेक्ट। तो यहां पर बात करी गई कि भाई एग्जामिशन दी गई है। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मना किया है कि भाई आपको भी ये एक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, लोकल अथॉरिटीज को अलाउ किया गया है। लोकल अथॉरिटीज मतलब फॉर एग्जाम्पल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत वगैरह। बराबर है। इनको इनको मना करा गया है। और डी वाले पॉइंट में कॉरपोरेशन established by special law. Correct. Say for example, LIC. Say for example, State Bank of India. राइट। जो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन में बना है तो लॉ ने बोला भाई आपको हमने एग्जेम्प्ट किया है, आपके ऊपर SCR एक्ट नहीं लगता। राइट। चलो दूसरा, फिर उन्होंने बुलाया एग्जम्प्टेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी गई है। राइट। एग्जम्प्टेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी गई है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को एग्जम्पशन दी गई है? तो यहां पर दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को कवर किया गया है। ए, कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड शेयर वारंट। करेक्ट। और दूसरा है स्टॉक ऑप्शंस
मतलब ईसॉप एंड राइट इश्यू, राइट। इस पर भी सेक्शन 28 नहीं लगता है, मतलब सेक्शन 28 में एग्जम्पशन दी है कि भाई ये ऊपर नहीं लगता है, एससीआरए एक्ट नहीं लगता। और इसमें पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू एक्सक्लूड certain contracts। इनको किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट को एससीआरए में एग्जम्पशन है। बराबर है। तो ये 3 तरह की हमने बात करी है कि भाई किस किस को एग्जम्पशन है। एक चीज याद रखना बहुत ज्यादा, इन दोनों केसेस में, इन बोथ द केसेस, ये क्या होगा, भविष्य में कन्वर्ट होगा। फ्यूचर में क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस प्राइस पर कन्वर्ट होगा ये प्री डिफाइंड है, प्री डिटरमाइंड है। राइट, प्राइस किस प्राइस पर होगा ये प्री डिटरमाइंड है, ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। राइट, जिस टाइम पर इशू कर रहे हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड हो, शेयर वारंट हो, राइट इशू हो, सब चीजें हो, इसकी प्राइस पहले से डिसाइड होगी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो भाई सेक्शन नंबर 28 की बात करें तो सेक्शन 28 ये बात करता है, राइट, कि भाई कौन कौन से केसेस में ये प्रोविजन नहीं लगेगा। और याद रखना यार, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। राइट, सेक्शन 28 बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चला, तो हमने ओवरऑल कंसेप्ट ये पढ़ लिया कि भाई कंसेप्ट क्या होने वाला है। अब आगे एक सवाल उठता है आपके पास में। चल, अब एक सवाल उठता है। सवाल क्या उठता है भाई, वेदर ओएफसीडी, ओएफसीडी बोले तो ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, जो किसने इशू किए थे, सहारा ने। अरे भाई सहारा कंपनी भूल गए क्या, राइट, सहारा कंपनी भूल गए क्या। सहारा कंपनी साहब बहुत बड़ा ग्रुप था। अगर थोड़ा सा आपको रिकॉल कराएं तो मिस्टर, अब तो ये नहीं रहे फिलहाल, सुब्रतो राय, याद है ना, ये सहारा इंडिया परिवार के नाम से चलता था भाई। राइट, सहारा इंडिया परिवार और बहुत पुराना ग्रुप था यार, बट ये सब का सब खत्म हो गया। चल, तो ओवरऑल सब डिस्प्यूट चला, बहुत लंबा चौड़ा डिस्प्यूट चला और ये भाई साहब भी चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सवाल क्या है, सवाल ये है साहब, वेदर ओएफसीडी इशूड, इन्होंने इशू करा था भैया ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करा था। किसने इशू किया था, सहारा कंपनी ने। तो इनका डिस्प्यूट ये था कि भाई जो इन्होंने कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करा है, इसके ऊपर, मतलब ये इसके ऊपर एससीआरए एक्ट एग्जम्प्ट होगा, ये नहीं होगा। बात समझ में आई। डिस्प्यूट क्या था कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्या सेक्शन 28 में आएगा या नहीं आएगा, एससीआरए एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा, ये झगड़ा था इसमें। चलो, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं साहब ये पूरे के पूरे केस लॉ क्या था, झगड़ा क्या था, इशू क्या था, किसने क्या कहा, सब अथॉरिटी ने क्या कहा, अथॉरिटी कौन कौन सी इन्वॉल्व थी, वो हम बात करते हैं। फिर बाद में हम ये ओवरऑल इसका हम डिसीजन देखते हैं। राइट, चले, तो पहले हम बात करते हैं यार सहारा के केस की, बहुत ध्यान से।
राइट। बहुत ध्यान से, ये केस लॉ जो था, अच्छा केस लॉ में कितनी पार्टी? 2 पार्टी। आ, सहारा इंडिया, रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस सेबी। ये आया था केस लॉ 2012 का। चले, बहुत प्यारा केस लॉ था, बहुत प्यारा झगड़ा था इनके बीच में। अब ये जो केस लॉ था, बहुत सारे केस लॉ लैंडमार्क जजमेंट बन जाते हैं। अच्छा, और जिनका इम्पैक्ट बहुत लंबा रहता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिखते चलें, केस लॉ याद हो जाएगा साथ में, एंड सिक्योरिटी रेगुलेशंस। राइट। सब ये केस लॉ बड़ा ही पावरफुल, मीनिंगफुल इम्पैक्ट था किसके ऊपर? कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी रेगुलेशंस के ऊपर, कि किस तरीके से आप ये ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे और इसका इफेक्ट क्या होगा, वो पूरा का पूरा कंसेप्ट है। चले, अब हम बात करते हैं यार फैक्ट्स की। तो फैक्ट्स की बात करें तो हुआ क्या कंसेप्ट, कि दो तो सहारा की कंपनियां थी। राइट। कितनी कंपनियां थी सहारा की? 2 कंपनियां यहां पर मिली थी। एक थी SIRECL एंड एक थी हाउसिंग वाली। तो मतलब ये पूरे के पूरे झगड़े में 2 तरह की इनकी कंपनी इन्वॉल्व थी। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राइट, एक तो ये कंपनी थी इनकी, और SHICL ये थी आपकी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 2 कंपनी ने क्या करा, इन दोनों कंपनियों ने मिलकर इशूड OFCD। बोले तो ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। सहारा की दोनों कंपनियों ने मिलकर इशू करा था साहब OFCD, और लगभग इन्होंने रेज किया था, टू रेज मात्र कितना पैसा यार? राइट, अच्छा खासा इन्होंने फ्रॉड किया था, 24,000 करोड़ रुपए मात्र।
कितने लोगों से? फ्रॉम 30 मिलियन इन्वेस्टर से। अरे भाई, लिमिटेड पब्लिक कंपनी थी तो कर सकती थी। प्राइवेट में लिमिट है ना यार, पब्लिक में तो आप कुछ भी कर लो। बट इन्होंने क्या किया था साहब, इन्होंने, क्योंकि ये अनलिस्टेड कंपनी थी, बराबर, ये कंपनी कौन सी थी यार? अनलिस्टेड कंपनियां थी। तो इन्होंने क्या करा, विदाउट कंप्लाइंग विद सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2009, बराबर है। तो साहब इन्होंने क्या कहा था साहब, 24,000 करोड़ रुपए रेज करे थे, किससे? 30 मिलियन इन्वेस्टर से। और इन्होंने आईसीडीआर, अच्छा ये 2009, क्योंकि 2018 अभी है, इसके पहले क्या था यार, 2009 वाला, बराबर है। चलो, यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट है? ये तो हुआ हमारा फैक्ट्स, राइट। अब हुआ क्या? अब बीच में एंट्री हुई साहब सेबी की। सेबी ने बोला यार कि सिंस इट इज ऑफर्ड, it is offered to more than 50 persons। सेबी ने बोला भाई, ये आपने 50 से ज्यादा पर्सन्स को दिया है, तो इसको हम क्या मानेंगे यार? इट कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक ऑफर, पब्लिक ऑफर मानेंगे, पब्लिक इशू मानेंगे, और अकॉर्डिंगली नीड टू कंप्लाई सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। करेक्ट, 2009 वाला सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन फॉलो करना है आपको। इसके जवाब में सहारा ने क्या बोला यार? सहारा ने बोला नहीं नहीं, ये तो प्राइवेट प्लेसमेंट है। मतलब सहारा को ये बोलने में शर्म भी नहीं आई कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट है। 30 मिलियन इन्वेस्टर से पैसा लिया था आपने, एज पर कंपनीज एक्ट 1956 था तब। और अकॉर्डिंगली आउटसाइड द सेबी ज्यूरिसडिक्शन, राइट। ये सहारा ने बोला कि भाई, क्योंकि ये प्राइवेट प्लेसमेंट है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो भाई इसमें सेबी का दखल नहीं है, राइट। ये किसका था व्यू? इनका, सहारा का। ठीक है, फिर आपका मुद्दा क्या हुआ साहब? सेबी ने, सेबी इनिशियली पास्ड एन ऑर्डर, ये तो इनको अधिकार है ना, passed an order against सहारा सहारा के अगेंस्ट में पास करा ऑर्डर इन
जून 2021 में। कब ऑर्डर पास करा यार? जून 2021 में। और डायरेक्शन इशू करा टू रिफंड इन्वेस्टर मनी करेक्ट। इसके अगेंस्ट में, ये बात के अगेंस्ट में सहारा गया सहारा ने चैलेंज करा सेबी ऑर्डर को बिफोर एसएटी के सामने, और एसएटी ने बोला फेवर में ऑर्डर दिया, फेवर सेबी के फेवर में ऑर्डर दिया अक्टूबर 2011 में। सॉरी, एक मिनट भाई, ये 2021 नहीं है, ये 2011 है। बराबर है। तो हुआ क्या यहां पर, राइट? जून 2011 में ये डिसीजन हुआ और फिर इन्होंने क्या फाइल करा, ये फाइल करा। मतलब सेबी ने इनिशियली पास करा ऑर्डर अगेंस्ट द जून 2011 में और इश्यू करा डायरेक्शन कि भाई पब्लिक का पैसा वापस करो। सहारा ने लेके साहब इनके ऑर्डर को चैलेंज करा सेट के सामने, इनके सामने केस चला 2-4 महीने, और सेट ने पाया कि नहीं यार सेबी सही बोल रहा है, तो सेबी के फेवर में डिसीजन दे दिया अक्टूबर 2011 को। सहारा ने चैलेंज करा बिफोर सुप्रीम कोर्ट। सहारा ने अपील फाइल करी है, ये अगेन वर्ड हटा दे। सहारा ने अपील फाइल करी टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने चलेगा भैया सहारा वाले। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के सामने चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने डिसीजन लिया। बेंच, अच्छा ये 2 जजेस वाली बेंच थी। जज साहब कौन कौन थे? मतलब ये लोग भी शानदार पढ़ाई करते हैं यार। के.एस. राधाकृष्ण, और यहाँ पर जस्टिस कौन थे? जगदीश सिंह केहर, राइट। 2 बेंच की जज थी सुप्रीम कोर्ट की, और इन्होंने अपना डिसीजन दिया डिसीजन इंपॉर्टेंट है हमारे पास में 31 अगस्त 2012 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, राइट। और डिसीजन में इन्होंने क्या दिया भाई? सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें बोली। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो सेबी है
has jurisdiction SEBI has jurisdiction over any issuance, लिखते चले याद हो जाएगा, issuance of securities to the public including by unlisted company। वो क्या बोला कि भाई सेबी को ज्यूरिडिक्शन है सिक्योरिटीज इश्यू करने का, किसको? पब्लिक को, भले ही कंपनी कौन सी है आपकी, अनलिस्टेड कंपनी, इन्होंने दिक्कत नहीं है कोई। और अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई सहारा को कि भाई रिफंड करो पब्लिक का पैसा। कितना पैसा? 24,029 करोड़ मात्र, प्लस इंटरेस्ट के साथ में। इंटरेस्ट एट द रेट कितना परसेंट यार? 15%, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने साहब ये चीज कही थी जस्टिस साहब ने। अब मुद्दा ये है, ये तो हो गई तब की बात, राइट। बट अगर हम आज की बात करें तो क्या है साहब, फिर बाद में क्या हुआ यार, ये डिसीजन आया साहब 2012 में। इसके बाद इनको पैसे के लिए बुलाया गया कि भाई डिस्प्यूट है, पैसा जमा करो आप। बट क्या करा साहब, ये बंदे ने पैसा नहीं दिया। उसके बाद की बात करें 2014 में अपीयर, इनको कोर्ट में बुलाया था कि भाई अपीयर हो। सुब्रत राय साहब नहीं आए, इनको भेज दिया गया, फिर अरेस्ट करा इनको फटाफट। अरेस्ट करने के बाद इन्होंने अपना कुछ वक्त बिताया कहां पर? तिहाड़ जेल में, बराबर है। तिहाड़ जेल में वक्त बिताया, और तिहाड़ जेल में वक्त बिताने के बाद फिर बाद में क्या हुआ साहब, ये पेरोल पे बाहर आते रहे, पेरोल पे आते रहे। 2016 में भी बाहर आए। फिर बाद में इनका सहारा के जो मालिक थे सुब्रत राय साहब, इनकी हो गई डेथ 14/11/2023 को। और जो पैसा था वो आज भी पब्लिक को वापस नहीं मिला है। सेबी बहुत काम करता रहा, प्रॉपर्टी जब्त करता रहा अकॉर्डिंगली, लेकिन आज की स्थिति बात करें साहब, वो अमित शाह जी ने वो पोर्टल बनाया था लगभग 6-8 महीने, साल 1.5 साल पहले एक न्यूज भी आई थी कि सहारा वालों का पैसा वापस मिलेगा। एक उन्होंने वेबसाइट लॉन्च करी थी जिसपे आपको अपना क्लेम मेंशन करना था कि हमारा क्लेम इतना इतना है, लेकिन एक्चुअल में आज के दिन तक पैसा पेंडिंग है और ये सिर्फ एक स्टोरी बनके रह गई है। उनकी प्रॉपर्टी बेचने का भी सिस्टम हुआ था, और सुब्रत राय जब से गए हैं तब से ये पूरा का पूरा कंसेप्ट रह गया है। बट हमारे लिए काम का क्या है यार केस लॉ में? ये पूरा का पूरा जो केस लॉ है आपका, इसको हम एक स्टोरी के फॉर्मेट में रह गया है बस, और कुछ भी नहीं रह गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास केस लॉ था। कुल मिला के हमें ये केस लॉ से दो चीजें कंफर्म हो गई। पहली बात तो आपने जमाने भर में अपील कर ली, 50 से ज्यादा लोगों को दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सेबी ने जो बोला वही सेट ने बोला, वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आपने गलत करा है, ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए था, राइट। तो ओवरऑल कंसेप्ट ये है विद टाइमलाइन के साथ में कि आपका सिस्टम क्या क्या होने वाला है। अब हम फिर से सवाल पर आए, तो हमारा सवाल क्या बोल रहा था यार? हमारा सवाल, अच्छा ये तो आपको सहारा का केस लॉ का पूरा जिक्र है कि भाई केस लॉ क्या क्या है, क्या क्या टाइमलाइन थी, किसने क्या क्या कहा था,
कौन से जज साहब थे और सुब्रतो राय कब चले गए, तो वो सारी की सारी चीजें स्टोरी रह गई हैं। अब हम सवाल को देखें। उन्होंने कहा था कि जो सहारा ने इश्यू करी थी ओएफसीडी, क्या वो एग्जम्पशन माना जाएगा? आंसर हमारे पास नो पहले ही आ गया। द ओएफसीडी इशूड बाय द सहारा वर नॉट कंसिडर्ड कन्वर्टेबल बॉन्ड, क्योंकि कन्वर्टेबल बॉन्ड बोलते तो वो इंस्ट्रूमेंट एग्जम्प्ट में एग्जम्प्ट हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? द एपेक्स कोर्ट हेल्ड इवन दो सहारा क्लेम दैट ओएफसीडी वर हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, दिस डज नॉट एक्सक्लूड देम फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। भाई जो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन है सेबी एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, एससीआरए में, उसको हम यहां पर क्लेम नहीं करते। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट आर नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2H। हम जब सिक्योरिटीज की डेफिनेशन की बात करेंगे तब वहां पर देखेंगे कि एज सच हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट जैसा कोई भी वर्ड वहां मेंशन नहीं है, बट दे स्टिल क्वालिफाई एज अ सिक्योरिटी और अकॉर्डिंगली सेबी रेगुलेशंस पे इनके ऊपर लगेगा। जस्ट बिकॉज an instrument has features of both debt and equity, it does not automatically get an exemption under section 28(1)(b). 28(1)(b) मतलब कन्वर्टेबल बॉन्ड की बात कर रहा है। Implication of the judgment. This ruling reaffirmed that OFCD issued by Sahara were securities, meaning they should be regulated by under the SEBI jurisdiction. Sahara failure to comply with the SEBI public issue norms led to legal action and penalties. Right? सहारा ने कंप्लाई नहीं करा तो सहारा हुई बेचारी बेसहारा। अकॉर्डिंगली सब उनके ऊपर केस कार्रवाई आज भी चल रही है। तो सहारा इंडिया जो परिवार था वो हो गया है आपका बेसहारा। चले, तो हमने पूरा का पूरा केस लॉ देखा, एग्जाम में आपके दिमाग में आ गया, एग्जाम में आएगा सब सहारा इंडिया का अगर केस लॉ आता है तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा कंसेप्ट है कि किस तरीके से इन्होंने कार्य किया था। राइट राइट चले, मिलते हैं सब नेक्स्ट लेक्चर में और आगे पढ़ते हैं अपनी डेफिनेशन पार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।